अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने रिकर्शन के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज हमने डिफरेंट टाइप के रिकर्शन देखे, आज हमने ट्री रिकर्शन के बारे में समझा, नॉन टेल रिकर्शन के बारे में समझा, टेल रिकर्शन के बारे में समझा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकर्शन के बारे में समझा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नोट्स से पढ़ने हो तो आपको पता है कि नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने से आप पहुंच जाओगे गूगल ड्राइव के फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सारे लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने पढ़ाया है अभी तक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 34th वीडियो में आज हम रिकर्शन के प्रकारों के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, उसके बाद में हम इनडायरेक्ट रिकर्शन के बारे में समझेंगे, साथ ही टेल और नॉन टेल रिकर्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और लास्ट में हम देखेंगे कि ट्री रिकर्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन रिकर्शन के प्रकारों को समझने से पहले हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। जैसे कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि रिकर्शन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी के अंदर से खुद को कॉल करता है। तो जब कोई फंक्शन, जब हमारे पास एक फंक्शन हो जो कि अपने आप को ही कॉल कर रहा हो, अपनी बॉडी मतलब अपनी डेफिनेशन के अंदर से अपने आप को ही कॉल करे, तो हम इस तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक को रिकर्शन कहते हैं। यह एक लूप की तरह कार्य करता है लेकिन लॉजिक अधिक साफ और छोटा होता है। तो रिकर्शन भी लूप की तरह ही कार्य करता है लेकिन इसका लॉजिक अधिक साफ और छोटा होता है। बड़ी समस्या को छोटे भागों में तोड़कर सॉल्व करता है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिकर्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है कि रिकर्शन बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स में तोड़कर सॉल्व करता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है लेकिन छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर जो रिकर्शन होता है वो आधारित होता है। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि रिकर्शन के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला बेस केस और दूसरा रिकर्सिव केस। बेस केस का काम क्या होता है, रिकर्शन को रोकना, और रिकर्सिव केस का काम क्या होता है, फंक्शन को बार बार कॉल करना। ठीक है, तो बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों जरूरी है, तभी इन दोनों का उपयोग करके ही रिकर्शन फंक्शन बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिकर्शन के प्रकारों के बारे में। तो रिकर्शन को 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा जाता है: डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट, टेल रिकर्शन, नॉन टेल और ट्री रिकर्शन। हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, हम दो के पेयर में समझेंगे रिकर्शन के प्रकारों को। पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझेंगे और इनकी तुलना करेंगे, फिर हम टेल और नॉन टेल को समझेंगे और इनकी तुलना करेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्री रिकर्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है। जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे जो है इनडायरेक्ट है। तो पहले आप समझ लो बेसिक कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन सीधे खुद को कॉल करता है तो उसे डायरेक्ट रिकर्शन कहा जाता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का रिकर्शन है, सबसे कॉमन रिकर्शन है जो कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन देखिए खुद को ही कॉल कर रहा है। इस तरह के कॉल को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिकर्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट किस तरीके से अलग है डायरेक्ट से, तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे और वह फंक्शन वापस पहले फंक्शन को कॉल करे तो इसे इनडायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दो फंक्शन है, फंक्शन ए और फंक्शन बी। यहाँ फंक्शन ए जो है वो फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और फंक्शन बी जो है वो फंक्शन ए को कॉल कर रहा है ना। इस तरीके से ये रिकर्शन चलता रहता है। ठीक है, जब कंट्रोल फंक्शन ए में होगा तो बी को कॉल करेगा और जब कंट्रोल फंक्शन बी में होगा तो ये फंक्शन ए को कॉल करेगा। तो इस तरह के रिकर्शन को अपन क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन। ओके, तो चलिए थोड़ा अब डायरेक्ट रिकर्शन को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद में इनडायरेक्ट को हम डिटेल में
देखेंगे। तो डायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्शन में जैसे ये देखिए फैक्टोरियल निकालने के लिए ये रिकर्सिव प्रोग्राम लिखा गया है और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें डायरेक्टली कॉल किया जा रहा है उसी फंक्शन को जिस फंक्शन के अंदर से हम कॉल कर रहे हैं, है ना। और ये कैसे काम करता है हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम अभी यह जो कोड लिखा हुआ है ये कोड का छोटा सा पार्ट है, इसमें हमने मेन नहीं लिखा है, ठीक है। अगर मेन फंक्शन होता तो मेन फंक्शन के अंदर से इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया गया होता कुछ इस तरीके से, जैसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया था इस तरीके से कि फैक्ट 5, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इस तरीके से कॉल किया जाता। तो हम मान लेते हैं कि जो यूज़र है वो 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा है, इसीलिए जब इस फंक्शन को कॉल किया गया, किस फंक्शन को, इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया गया। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल हो गया, हम शॉर्ट में फैक्ट लिख देते हैं, कई बार शॉर्ट में हम एफ भी लिख देते हैं या पूरा हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं उसमें, है ना। ये नाम है, नाम हम कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं फंक्शन का। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि मेन के अंदर से फैक्टोरियल 5 कॉल किया गया है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या जाएगा, 5 जाएगा और ये कंडीशन चेक होगी कि क्या n जो है वो 5 के बराबर है। कंडीशन गलत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो है हमें इस पर्टिकुलर लाइन को अब सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू 5 है, लेकिन हमें फैक्ट n-1 मतलब 4, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। हमें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, अब फैक्टोरियल 4 के लिए ये पूरा प्रोग्राम फिर से चलेगा। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे जब कोई काम अधूरा रह जाता है रिकर्शन में, तो उस अधूरे काम को हम स्टैक में, ठीक है, ये क्या है, ये स्टैक है, उस अधूरे काम को हम स्टैक में भेज देते हैं। तो अधूरा काम क्या है, अधूरा काम है कि हमें 5 और फैक्टोरियल 4 का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमें अभी सॉल्व करना है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस अनकम्प्लीट प्रोसेस को स्टैक में रख देते हैं। उसके बाद में जब ये दोबारा कॉल होगा ये फंक्शन फैक्टोरियल 4 के लिए, तो यहाँ n की वैल्यू 4 आ जाएगी और लेकिन काम कहाँ रुक जाएगा, काम फिर यहीं पे जाकर रुक जाएगा। n की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, लेकिन हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता रहेगी, इसलिए फिर से हम इस अधूरे काम को कहाँ भेज देंगे, स्टैक में भेज देंगे, है ना। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में समझा था, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। फिर हम फैक्टोरियल 3 के लिए इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, तो बात कहाँ फंसेगी, बात ये फंसेगी कि n की वैल्यू तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, लेकिन हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं पता रहेगी, ठीक है। n-1 मतलब n की वैल्यू जब 3 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं पता रहेगी, है ना। तो हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जब नहीं पता तो हमारा ये जो काम है ये अधूरा रह गया। अधूरा रह गया तो हमने क्या कर दिया, स्टैक में डाल दिया। उसी तरीके से फैक्टोरियल 2 के लिए जब ये फंक्शन चलेगा तो हमारी बात कहाँ अटक जाएगी, हमारी बात अटक जाएगी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कंप्यूट करने में। और जब फैक्टोरियल 1 के लिए ये फंक्शन फिर से कॉल किया जाएगा, तब हमारी प्रॉब्लम अब यहाँ पे सॉल्व होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे होगी। जब हमारा n की वैल्यू, अब देखिए जब फैक्टोरियल 1 कॉल होगा मतलब फैक्ट 2 - 1 मतलब फैक्टोरियल 1, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ठीक है, फिर से कॉल हुआ और इस पर यहाँ से आर्गुमेंट में क्या गया, आर्गुमेंट में गया 2 - 1, है ना, क्योंकि n की वैल्यू, ये देखिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो हमने मतलब फैक्टोरियल 1 को कॉल किया विथ n की वैल्यू 1 के साथ में। जब n की वैल्यू 1 के साथ में हमने कॉल किया तो अब देखिए ये n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, n की वैल्यू 1 हो गई है। कंडीशन अब हम चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे और रिटर्न क्या करेंगे, 1, ठीक है। तो ये 1 किसको रिटर्न होगा, ये 1 उसको रिटर्न होगा जिसने अभी इसको कॉल किया है। तो इसको अभी किसने कॉल किया है, फैक्टोरियल 1 ने कॉल किया है ना, फैक्टोरियल 1 ने कॉल किया है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। तो अब जब जैसे ही हमें यहाँ 1 मिल गया तो हम 2 × 1 कर सकते हैं, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया किसका, हमें आंसर मिल गया फैक्टोरियल 2 का, ठीक है। तो ये रिजल्ट कहाँ रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ओके।
उसके बाद में 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 6 वो कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो इसको किसने कॉल किया था, फैक्टोरियल 3 ने कॉल किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 किसको रिटर्न किया जाएगा, जिसने इसको कॉल किया है। तो उसने किसको कॉल किया है, फैक्टोरियल 4 ने इसको कॉल किया था, तो ये 24 यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। फिर 5 इंटू 24 120 हो जाएगा, तो 120 कहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब 5 इंटू, जो पहला हमारा केस था वो यही था ना, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये पहला केस था जब हमने पहली बार n = 5 के लिए चलाया था। तो हमें देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे देखिए ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या मिली, 24 मिली। तो ये जब हमें 24 मिल जाएगा, 24 यहाँ पे मिल जाएगा, तो 5 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 120। तो ये 120 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, मेन फंक्शन में, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में कॉल हुआ था। तो इस तरीके से रिकर्शन काम करता है। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती हैं समय के साथ में। आपको तो जब अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो समझ में आ रहा है आप वैसे ही एक्सप्लेन कर दो। धीरे धीरे, एक बार में नहीं आता ये सब चीज़ें, धीरे धीरे समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि फंक्शन ए टू ए। फंक्शन ए टू ए का सिंपल मतलब है कि एक फंक्शन ए है, उसके अंदर से ए ने ए को ही कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही मतलब है इसका, कि एक सेम नाम के फंक्शन ने अपने अंदर से सेम नाम के फंक्शन को, मतलब खुद को ही कॉल किया है। सबसे सिंपल रिकर्शन होता है और प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कौन, यही डायरेक्ट रिकर्शन ही, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्शन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम बात करें इनडायरेक्ट रिकर्शन की, तो यह दो या अधिक फंक्शन के बीच घूमते हुए रिकर्शन होता है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट रिकर्शन की बात करेंगे तो इसमें कम से कम 2 फंक्शन तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक दूसरे को कॉल करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है ना। तो अब देखो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ये प्रोग्राम कंपाइलर सबसे पहले, मैं इसको अभी हटा देता हूँ ये जो लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम में कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, इंक्लूड करेगा stdio.h को, और उसके बाद में नीचे आएगा तो देखेगा कि यहाँ पे फंक्शन बी का डिक्लेरेशन मौजूद है। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम में एक फंक्शन बी भी है। और उसके बाद में देखिए ये फंक्शन ए का डेफिनेशन है। फंक्शन ए के डेफिनेशन के बाद कंपाइलर मेन को ढूंढ रहा है, तो देखेगा कि फंक्शन बी का डेफिनेशन है। उसके बाद में कंपाइलर नीचे आएगा और उसको ये मेन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंपाइलर को मेन मिला तो वो क्या करेगा, मेन के अंदर जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, ठीक है। फंक्शन कॉल किसको है, फंक्शन कॉल ए को है, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ये वाला। तो कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और पैरामीटर क्या पास किया गया है, पैरामीटर पास किया गया है 3, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू 3 पास की गई है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में चेक किया जा रहा है कि क्या n छोटा या बराबर है 0 से, तो नहीं, कंडीशन गलत। तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ऐसा प्रिंट कर दो। देखो लिखा है इसमें a के अंदर और %d मतलब n की वैल्यू 3, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया हमने। उसके बाद में फंक्शन कॉल किया गया है किसको, b को, और b में क्या पास किया गया है, 3 - 1 मतलब 2, है ना। तो फंक्शन कॉल चला जाएगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन गलत है, उसको प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा b और n की वैल्यू 2, ओके। उसके बाद में फिर से फंक्शन कॉल हुआ, अभी n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। मतलब जब a को कॉल किया गया तो n की वैल्यू क्या सेंड की गई, अब 1, ठीक है। n की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी गलत है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा a1, है ना, a1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से फंक्शन कॉल किया गया है किसको, b को, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। जब b को कॉल किया गया तो n की वैल्यू क्या है, 0 है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमें इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये आउटपुट हमारा हो जाएगा A3 B2 A1, A3 B2 A1, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिकर्सिव कॉल, इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन काम करते हैं। उसके बाद अब हम देखें प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट रिकर्शन की। तो एक से अधिक फंक्शन रिकर्शन में शामिल होते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और डीबगिंग भी इसकी कठिन होती है। यूज़ केस क्या है, कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं, स्टेट मशीन्स में, कंपाइलर पार्सिंग में और मेनू स्विचिंग में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, इनडायरेक्ट रिकर्शन का,
ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टेल मतलब होता है पूंछ, है ना, किसी भी जानवर की पूंछ को हम क्या कहते हैं, टेल। तो टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन, अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, टेल मतलब पूंछ, पूंछ कहाँ होती है, सबसे पीछे। तो टेल रिकर्शन में जो भी फंक्शन कॉल होगा वो सबसे आखिरी में होगा, उस फंक्शन कॉल के बाद कोई भी काम नहीं बचेगा करने के लिए। और जब नॉन टेल रिकर्शन की बात होगी तो वहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया जाएगा उसके बाद भी एक काम बचा रह जाएगा, कम से कम एक काम जो है वो बचा रह जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉन टेल रिकर्शन में जब फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद भी एक काम जो कि मल्टीप्लिकेशन है वो बचा हुआ है ना। और जबकि जब हम टेल रिकर्शन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको करने के बाद, इस कॉल को करने के बाद, इस रिकर्सिव कॉल को करने के बाद कोई भी काम नहीं बचा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टेल रिकर्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि जब रिकर्सिव कॉल फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट हो, ठीक है, जब रिकर्सिव कॉल फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट हो, देखो यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल है ये फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट है, मतलब इसके बाद अब कोई काम नहीं करना और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बाकी ना बचे तो उसे टेल रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये काम सबसे आखिरी है, इसके बाद कोई काम नहीं बच रहा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टेल रिकर्शन। रिकर्सिव कॉल के बाद कोई ऑपरेशन नहीं बचता, कंपाइलर इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, ठीक है। कंपाइलर इसे ऑप्टिमाइज़ क्यों कर सकता है, क्योंकि अब हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्टैक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंपाइलर इसे क्या कर सकता है, ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, मतलब कम से कम समय और कम से कम मेमोरी में इस टाइप के रिकर्सिव फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेमोरी कम उपयोग होती है किसमें, टेल रिकर्शन में। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे मेमोरी कम उपयोग होती है। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल, स्टैक मेमोरी का कम उपयोग, वही रिपीटिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन टेल रिकर्शन में किस तरीके से मेमोरी ज़्यादा उपयोग होती है और टेल रिकर्शन में मेमोरी का उपयोग कम होता है। तो देखिए ये एक फंक्शन है ना, इसमें भी हम फैक्टोरियल ही कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन फैक्टोरियल कंप्यूट करने के लिए हम नॉन टेल रिकर्शन का उपयोग कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन भी होगा। हमने पूरा जो प्रोग्राम है वो नहीं लिखा है, हमने बस प्रोग्राम का एक पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए कि टेल फैक्ट नाम के फंक्शन में दो वैल्यूज़ या दो पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब जब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया होगा, टेल फैक्ट को कॉल किया गया होगा, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ कम से कम पास की गई होंगी, ठीक है। पहली वैल्यू n के लिए और दूसरी वैल्यू रिज़ल्ट के लिए। अब देखिए कि जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, यहाँ से टेल फैक्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा तो n में क्या आ जाएगा, n में 5 आ जाएगा और रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कंडीशन चेक होगी, हम फंक्शन के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत है तो हम कहाँ आएंगे, रिटर्न में आएंगे और रिटर्न में देखिए फिर से ये फंक्शन कॉल किया गया है, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि इस फंक्शन कॉल को करने के बाद हमें वापस इस स्टेटमेंट पे वापस नहीं आना है, क्योंकि एक बार हमने फंक्शन कॉल कर दिया, अब हमें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अब कोई भी काम नहीं बचा, क्योंकि ये टेल रिकर्शन है। टेल रिकर्शन मतलब कि इसके बाद अब कोई काम नहीं बचा, मतलब हमें इसे कॉल करके भूल जाना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कि जब भी इस तरीके का आपको रिकर्शन करना पड़ेगा तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जब टेल फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ तो दो वैल्यू पास की गई, 5 और 1, है ना। तो 5 कहाँ गया, इस n में गया और 1 कहाँ गया, इस रिज़ल्ट में गया, ठीक है, पहली बार का। फिर हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन गलत है तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे देखो फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से फंक्शन कॉल कर देता हूँ, फंक्शन कॉल किया मैंने तो यहाँ पे आ गया टेल और n-1, n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 - 1 और फिर n इंटू रिज़ल्ट, तो n की वैल्यू तो 5 है, इंटू रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है, रिज़ल्ट की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हुआ फिर से फंक्शन कॉल। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब ये सॉल्व करेंगे हम इसको, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं कलर बदल लेता हूँ यहाँ पे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 1
का जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 आएगा और 5 इंटू 1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन अब n की वैल्यू 4 के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए ना फिर से फंक्शन कॉल हुआ है लेकिन n की वैल्यू 4 के लिए और रिज़ल्ट की वैल्यू 5 के लिए। तो मैं बना देता हूँ इसको कि फिर से हमारा ये टेल फैक्ट यहाँ लिखना था, टेल फैक्ट, फिर से ये टेल फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ है। टेल फैक्ट मतलब कि मतलब फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं और टेल रिकर्शन का उपयोग करके। ठीक है, तो अब ये 4 और 5 के लिए कॉल हुआ है, तो जब 4 n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, n की वैल्यू 4 और रिज़ल्ट की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन अभी भी गलत है। हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक और फंक्शन कॉल हुआ, वो मैंने लिख लिया टेल फैक्ट, जिसमें यहाँ पे क्या होगा n-1, n की वैल्यू 4 है। ठीक है, n की वैल्यू 4 माइनस 1, और यहाँ पे रिज़ल्ट में देखो, रिज़ल्ट में n की वैल्यू 4 है और रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है, रिज़ल्ट की वैल्यू देखिए ये है 5। ठीक है, इस तरीके से ये कॉल होगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अब नई वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, अब नई वैल्यूज़ के लिए फिर से टेल फैक्ट कॉल हुआ। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू क्या है 3 है और रिज़ल्ट की वैल्यू 20 है। जब फिर से फंक्शन कॉल होगा n की वैल्यू 3 के लिए तो कंडीशन गलत है। वापस आएंगे और वापस हमने क्या किया, कॉल किया टेल फैक्ट n-1 n इंटू रिज़ल्ट को। तो मैं फिर से लिख देता हूँ टेल फैक्ट, देखिए एकदम लूप की तरह ही काम कर रहा है ना। टेल फैक्ट n-1, n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1, और रिज़ल्ट वाले सेक्शन में क्या होगा n इंटू रिज़ल्ट, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है और रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर देना मतलब कि वो हमारे समझने के लिए है, बाकी कंप्यूटर तो इतना टाइम नहीं लगाता सॉल्व करने के लिए। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज़ अब n इक्वल टू 2 के लिए कॉल की गई, n इक्वल टू 2 के लिए, अब n इक्वल टू 2 के लिए ये चीज़ कॉल की गई तो फिर से कंडीशन गलत है, फिर से ये टेल फैक्ट कॉल किया जाएगा, है ना, फिर से टेल फैक्ट कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा और यहाँ पे टेल फैक्ट। अब n इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन गलत है, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 माइनस 1, और रिज़ल्ट की n की वैल्यू 2 है और रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है 60 है। ओके, इस तरीके से ये समझने के लिए हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे ही ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 1 के लिए फिर से ये चीज़ कॉल होगी, n इक्वल टू किसके लिए 1 के लिए। जब n इक्वल टू 1 के लिए आखिरी में ये फिर से कॉल होगा टेल फैक्ट n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन सही हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट क्या है 120। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट क्या है 120। तो ये 120 अब कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट इसकी जगह, और हमें आंसर मिल जाएगा 120। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल यहाँ पे नीचे नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट n इक्वल टू 1 के लिए हमारा कॉल हुआ तो 1 और रिज़ल्ट की वैल्यू 120, कंडीशन सही, तो हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टेल रिकर्शन काम करता है फैक्टोरियल निकालने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉन टेल रिकर्शन क्या होता है। जब रिकर्सिव कॉल के बाद भी कुछ एडिशनल काम बाकी रह जाता है तो वह क्या कहलाता है, नॉन टेल रिकर्शन। इसे सीधे ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए मेमोरी अधिक उपयोग होती है किसमें, नॉन टेल रिकर्शन में। जैसे कि नॉन टेल रिकर्शन है ये, और हमने इसी नॉन टेल रिकर्शन को डायरेक्ट रिकर्शन में समझा था। ठीक है, तो अभी मुझे इससे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यही देखिए एकदम सेम यही फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिकर्शन में। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, नॉन टेल रिकर्शन, और हमने यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिकर्शन में लगभग यही सेम प्रोग्राम हमने समझा था। देखो डायरेक्ट रिकर्शन में n इंटू फैक्टोरियल n-1 है ना, n इंटू फैक्टोरियल n-1, n इंटू फैक्टोरियल n-1, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, यही सेम चीज़ हमने समझी थी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या डायरेक्ट रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन सेम होता है।
तो आप कह सकते हो कि थोड़ा ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि देखो आप वैसा समझो कि डायरेक्ट रिकर्शन का मतलब क्या है कि एक नॉन टेल रिकर्शन भी डायरेक्ट रिकर्शन है और एक टेल रिकर्शन भी डायरेक्ट रिकर्शन है। इस बात को समझ लो क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। मैं लिख के बताता हूँ। देखो डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट रिकर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो हैं, देखो टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन। तो पहली बात कि टेल रिकर्शन भी डायरेक्ट हो सकता है, नॉन टेल रिकर्शन भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एक ब्रॉड मतलब कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी। डायरेक्ट मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट मतलब ये हो रहा है कि हम उस फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट रिकर्शन जो होता है वो टेल टाइप का भी हो सकता है, नॉन टेल टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट रिकर्शन भी टेल टाइप का हो सकता है और नॉन टेल टाइप का हो सकता है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा मैं इसको अगर बनाना चाहूँ तो ऐसा बना सकता हूँ कि डायरेक्ट रिकर्शन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉड कैटेगरी है। मतलब डायरेक्ट रिकर्शन में दो टाइप के आते हैं, टेल और नॉन टेल, ठीक है, नॉन टेल। उसी तरीके से इनडायरेक्ट में भी टेल और नॉन टेल हो सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में भी टेल और नॉन टेल हो सकते हैं, ठीक है। टेल का इनडायरेक्ट में टेल कब होगा, जब जो काम हम कर रहे हैं उसके बाद में कोई और काम ना बचे। जैसे अगर हम देखें कि हमने इनडायरेक्ट में कैसा वाला फंक्शन बनाया था, तो देखिए इनडायरेक्ट रिकर्शन में देखिए ये किस टाइप का इनडायरेक्ट है, ये होगा टेल इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें इस काम को करने के बाद इस फंक्शन के अंदर कोई काम नहीं बच रहा है ना, इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टेल रिकर्शन। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा एग्जांपल होता है जिसमें इस काम को करने के बाद एक दो लाइन और होती तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नॉन टेल रिकर्शन है ये, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसीलिए मैंने चारों को अलग रखा था। तो अगर आपके मन में ये सवाल आया तो आपके लिए जवाब था ये, और अगर नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, आप लिखना कि ये 5 तरीके के रिकर्शन होते हैं, पांचों को आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कौन कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल, नॉन टेल। और अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो तो मैंने जवाब बताया कि डायरेक्ट रिकर्शन टेल नॉन टेल दोनों तरह का हो सकता है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट रिकर्शन टेल नॉन टेल दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्री रिकर्शन क्या होता है। जब कोई रिकर्सिव फंक्शन खुद को एक बार नहीं बल्कि दो या उससे ज़्यादा बार कॉल करता है तो उसे ट्री रिकर्शन कहते हैं। तो इस तरह के रिकर्शन में क्या होता है कि कोई रिकर्सिव फंक्शन खुद को एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार कॉल करता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शन कॉल का पैटर्न ट्री जैसा फैलने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि किसी फंक्शन को या खुद को एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार कॉल कर रहे हैं, तो इससे जो उसका पैटर्न होता है ना वो ट्री की तरह फैलने लगता है। इसको हम अभी समझते हैं एग्जांपल से। देखो इसका एग्जांपल क्या है, अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ कंप्यूट करना हो, फिबोनाची सीरीज़ निकालना हो, तब हम रिकर्सिव फंक्शन का, तब हम ट्री रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब फंक्शन को समझने से पहले, प्रोग्राम को समझने से पहले थोड़ा एक बार समझ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। तो देखो फिबोनाची सीरीज़ बहुत ईजी है। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है कि दो बेस वैल्यू होती है, ठीक है। देखो ये दो बेस वैल्यू हैं, 0 और 1। अब इसमें क्या होता है कि हम पिछले दो नंबर्स को जोड़ते हैं और जो नया नंबर मिलता है उसको हम लिखते हैं। तो 0 और 1 को हमने ऐड किया तो हमें 1 मिला। उसके बाद हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, पिछले दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। फिर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। फिर हम 3, 5 को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। और हम 5 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। फिर 8 और 13 को हम ऐड करेंगे तो हमें अगली फिबोनाची सीरीज़ का नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज़ इनफाइनाइट तक आगे बढ़ती जाती है। अब अगर इस चीज़ को हम एक फंक्शन की तरह लिखना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर नया नंबर अपने पिछले दो नंबर का जोड़ होता है। तो जैसे अगर हमें नया नंबर चाहिए तो हमें, अगर हमारा नया नंबर n है तो वो जो होगा वो पिछले दो नंबर का जोड़ होगा, मतलब n-1 और n-2 का जोड़ होगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ का मान लीजिए कि तीसरा नंबर पता करना है तो तीसरा नंबर क्या होगा, दूसरे मतलब 3-1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है, 3-1 मतलब 2 हो जाएगा। तो दूसरे नंबर और n की वैल्यू 3 है तो 3-2 1 मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर का जोड़ जो होगा वो तीसरा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला
लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमें इस फिबोनाची सीरीज़ का तीसरा नंबर चाहिए तो हमें दूसरे और पहले नंबर को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है इस बात को समझ गए हो और इस फॉर्मूले को भी समझ गए हो। तो अब हम देखते हैं कि हम रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग करके किस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता ये। अब देखो क्या है इसमें कि कंपाइलर सबसे पहले इंक्लूड किया stdio.h को, उसके बाद में नीचे गया तो ये मेन नहीं है, तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, मेन के पास जाएगा। मेन के अंदर गया तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ FIB मतलब फिबोनाची सीरीज़ को हमने शॉर्ट में लिखा FIB 5, मतलब हमें फिबोनाची सीरीज़ का फिफ्थ नंबर, पाँचवा नंबर हमें कंप्यूट करना है, पाँचवा नंबर हमें निकालना है। तो हमने n की वैल्यू 5 रखी, ठीक है। n की वैल्यू मतलब फंक्शन कॉल हुआ, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 मतलब हमें फिबोनाची सीरीज़ का कौन सा नंबर चाहिए, पाँचवा। हम देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज़ का पाँचवा नंबर क्या होता है। तो ये फिबोनाची सीरीज़ यहाँ पे बनी हुई है ना, हमने ये फिबोनाची सीरीज़ अभी देखी, ये फिबोनाची सीरीज़ बनी हुई है। तो इस फिबोनाची सीरीज़ का जो ये 0th नंबर है वो ये है ना, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, और फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें क्या बोला गया है कि फिबोनाची सीरीज़ का फिफ्थ नंबर बताइए। फिबोनाची सीरीज़ का फिफ्थ नंबर क्या है, 5 है। फिबोनाची सीरीज़ का सिक्स्थ नंबर क्या है, 8 है। फिबोनाची सीरीज़ का सेवन्थ नंबर क्या है, 13 है। तो चलिए इस बात को अब हम एक बार इस प्रोग्राम से वेरीफाई करते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस चीज़ को कैसे कंप्यूट करता है। तो देखिए हमने यहाँ से फंक्शन कॉल किया तो n की वैल्यू 5 आई, n की वैल्यू 5 आई, हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन अभी गलत है। कंडीशन क्या है कि क्या n की वैल्यू 1 या उससे कम है ना, तो कंडीशन अभी गलत है क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो हमने क्या किया, देखिए फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे ये रिकर्सिव फंक्शन एक नहीं 2 बार कॉल हो रहा है, ठीक है, 2 बार कॉल हो रहा है। अब अगर हमें इस तरीके के रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करना होता है तो उसका सही तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से ट्री बनाएं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से फिबोनाची 5 इस तरीके से कॉल हुआ। और अब इस कॉल के बाद हमारी कॉल देखो 2 फंक्शंस में बट गई, यहाँ पे देखो है ना, ये 5 है, कंडीशन गलत हुई, हम यहाँ गए और हमारी ये जो कॉल थी ये 2 हिस्सों में बट गई। पहला कि हमें फिबोनाची 5 को फिबोनाची 5 की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 5 - 1 मतलब फिबोनाची 4 पता होना चाहिए और उसको हम जोड़ेंगे फिबोनाची किसमें, n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 मतलब 3, ठीक है। फिबोनाची 3 में हम जोड़ेंगे तब हमें फिबोनाची 5 पर चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का 5वां नंबर फाइंड करना है तो आपको फिबोनाची सीरीज़ का चौथा नंबर और फिबोनाची सीरीज़ का तीसरा नंबर पता होना चाहिए। तो अभी हमें दोनों नहीं पता तो रिकर्सिव कॉल चलेगी, n की वैल्यू क्या है 4 है, n की वैल्यू 4 है, कंडीशन गलत है। हमें फिर से मतलब फिबोनाची सीरीज़ का अगर आपको चौथा नंबर पता करना हो तो आपको फिबोनाची सीरीज़ का n - 1 मतलब तीसरा और n - 2 मतलब दूसरा, ठीक है, आपको ये 2 नंबर पता होने चाहिए। उसी तरीके से फंक्शन कॉल आगे बढ़ेगी। अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का तीसरा नंबर चाहिए तो आपको फिबोनाची सीरीज़ का दूसरा और फिबोनाची सीरीज़ का पहला नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से ये कॉल आगे बढ़ेगी। अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ का दूसरा नंबर चाहिए तो फिबोनाची सीरीज़ का आपको पहला और फिबोनाची सीरीज़ का आपको 0th नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा अब बेस केस, यहाँ पे देखो ये बेस केस आ गया है ना। बेस केस क्या है कि फिबोनाची सीरीज़ का पहला नंबर और फिबोनाची सीरीज़ का 0th नंबर हमें पता है, ठीक है। 0th नंबर 0 होता है, पहला नंबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 है या उससे कम है, तो क्या रिटर्न करो, n ही रिटर्न करो, n रिटर्न करो। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 है मतलब क्या रिटर्न होगा, n ही रिटर्न होगा, n मतलब 1 रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, मतलब कंडीशन सही है ये वाली, तो क्या रिटर्न होगा, स्वयं n ही रिटर्न होगा और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है,
ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन होके ये दोनों वैल्यू का एडिशन जो होगा ऊपर रिटर्न किया जाएगा। मतलब 1 + 0 मतलब 1, मतलब फिबोनाची 2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिबोनाची 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से फिबोनाची 1, इसके लिए भी कंडीशन ये वाली सही हो जाएगी क्योंकि n इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या n जो है वो 1 के छोटा या बराबर है, तो हाँ 1 के बराबर है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 ही रिटर्न हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फिबोनाची 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी देखिए कॉल जो है एक्सपेंड तो होगी यहाँ पे हर जगह, ठीक है, सब जगह यहाँ पे कॉल एक्सपेंड होगी और यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो 1 + 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिबोनाची 2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, हम वेरीफाई कर सकते हैं फिबोनाची 2 1 है, हाँ 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब फिबोनाची 4 क्या आ जाएगा, फिबोनाची 4 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंड किया है ना, वैसे ही हमें राइट हैंड साइड में इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब फिबोनाची 3 का अगर हमें कंप्यूट करना है तो हमें फिबोनाची 2 और पता होना चाहिए और फिबोनाची 1 पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से फिबोनाची 2 कंप्यूट करने के लिए हमें फिबोनाची 1 पता होना चाहिए और फिबोनाची 0 पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिबोनाची 1 1 होता है और फिबोनाची 0 0 होता है। 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब फिबोनाची 2 1 आ जाएगा और फिबोनाची 1 तो हमें पता ही है कि 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिबोनाची 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब फिबोनाची 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब फिबोनाची सीरीज़ का जो 5वां नंबर है वो क्या है, 5 है। ठीक है, इस तरीके से हम इस ट्री रिकर्शन को सॉल्व करते हैं और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ का 5वां नंबर 5 होता है। ठीक है, अगर हम इसी को 6 के लिए कर दें तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्री रिकर्शन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो पीछे करो, फिर से देखो और उसके बाद में अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये कोड क्या करता है, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने कोड के बाद लिख दिया है, जो मैंने सब समझाया आपको उसको मैंने ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्लो होता है। जब भी हम ट्री रिकर्शन करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होती है ऑर्डर ऑफ 2n, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। मेमोरी व कॉल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने देख ही लिया कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ का 5वां नंबर कंप्यूट करना पड़ रहा है तो हमें कितनी सारी कॉल करनी पड़ रही है। सोचिए 6वें नंबर के लिए कितनी कॉल करनी पड़ेगी और 7वें नंबर के लिए कितनी ज़्यादा कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत स्लो होता है ये और मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए इसका यूज़ करने का, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। अब कंक्लूड करते हैं हम आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि रिकर्शन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से हल करता है। जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ का कोई नंबर निकालना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं। मतलब फिबोनाची 5 निकालना है तो हम बोल रहे हैं कि पहले फिबोनाची 4 निकालो। ठीक है, फिबोनाची 4 निकालना है तो हम बोल रहे हैं पहले फिबोनाची 3 और 2 निकालो। फिर फिबोनाची 3 निकालना है तो हम बोल रहे हैं पहले फिबोनाची 2 और 1 निकालो। फिर फिबोनाची 2 निकालना है तो हम बोल रहे हैं पहले फिबोनाची 1 और 0 निकालो। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते करते नीचे आ रहे हैं और सबसे बेसिक प्रॉब्लम में हम जा रहे हैं जो सबसे बेसिक है। और जब हमें बेसिक का रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट को हम ऊपर लेते जाते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम क्या करते हैं, रिकर्सिव में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से हम हल कर सकते हैं, लेकिन बेस केस और ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी है। सी लैंग्वेज में रिकर्शन पावरफुल, रीडेबल और डायरेक्ट सॉल्यूशन मेथड हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने रिकर्शन के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, आज हमने डिफरेंट टाइप के रिकर्शन देखे, आज हमने ट्री रिकर्शन के बारे में समझा, नॉन टेल रिकर्शन के बारे में समझा, टेल रिकर्शन के बारे में समझा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकर्शन के बारे में समझा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नोट्स से पढ़ने हो तो आपको पता है कि नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने से आप पहुंच जाओगे गूगल ड्राइव के फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सारे
लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने पढ़ाया है अभी तक। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हो तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, आप उस पर जाके 3rd और 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।